Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi channel. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ही न्यू चैप्टर क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश का. दैट इज व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार ये. इसमें जो है हम इंडियन फिल्म से लेकर और फिल्म्स का हम सभी को शौक है. ऐसा कोई नहीं है यार जिसको मूवियाँ देखना नहीं पसंद. हाँ, कुछ लोग होते हैं लेकिन कोई ना कोई जॉनर की मूवियाँ तो पसंद ही होती है, चाहे कॉमेडी हो, एक्शन मूवी हो, रोम कॉम्स हो या हॉरर मूवी हो. तो फिल्में देखना सभी को पसंद है. नाउ इन दिस लेसन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज सत्यजीत राय जी ने लिखा है ये. तो ये बात है 20s के टाइम की, यानी 1920s में. तब जो है कैसे इंडियन सिनेमा में जो भी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, क्यों नहीं आगे बढ़ा था तब, एंड अब जो है क्या डिफरेंस आ चुका है. सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन. और तो और मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती हैं आपको बुक्स एंड ई बुक्स भी. तो इन बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे अवेल कर सकते हैं. सो शुरुआत करते हैं इस सेशन की. इस पूरे सेशन में आपकी जो बुक है पैनोरामा पार्ट 2, उसमें जो चैप्टर दिया है लाइन बाय लाइन मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी इन हिंदी एज वेल. ऑलराइट, सो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कभी भी आपको ये लेसन पढ़ो इंग्लिश में तो उनका जो भी राइटर होता है, जो ऑथर होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट देम. और कभी भी आपको आंसर्स पूछेंगे तो आप अगर नाम मेंशन करोगे ना तो काफ़ी एक ना प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए. So beginning with this lesson, Satyajit Ray, born on May 2, 1921, was a very well-known film director of India. He earned international recognition for his talent in filmmaking and direction. Best known for his Patthar Panchali, Aparjato, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी. ये कुछ कुछ नाम रेफरेंस दिए गए हैं आपको. और सत्यजीत राय जी की कहानियाँ मैं बताऊँ बहुत ही मस्त होती हैं. ये जो लिखते हैं ये एक्चुअल जो हम कह सकते हैं ना चीज़ें चल रही हैं, एक्चुअल फैक्ट है, बिना घुमा फिराए एग्जैक्ट बात बताते थे वो. तो इसी पूरे लेसन में आपको वो मिलने वाला है. ही वन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कांस एंड बर्लिन. राय यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स. अपनी फिल्मों के लिए वो खुद ही म्यूजिक कंपोज करते थे. ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिज़ाइनर. वो स्टोरी राइटर थे, एक इलस्ट्रेटर थे और बुक के डिज़ाइनिंग भी वो करते थे. Oxford Universities conferred him on an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received, and that is a very big thing. आज भी ये बड़ी बात है यार. और उस टाइम में तो सोचो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट डिग्री मिली थी, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है उस टाइम में. सो आई होप आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है ना वैल्यूएबल लेसन है. और आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो कि आपको जो है पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये उस टाइम में जो इंडियन सिनेमा में प्रॉब्लम थी उसे निकाला जा रहा है. तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा बिल्कुल. और ये सत्यजीत रे जी की फ़ोटो है. चलो भाई. इन द प्रेजेंट ऐसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आर फिल्म्स देयर फिल्म्स. अब अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, आपने अपनी बुक में हेडिंग देखी होगी, ऐसे करके लिखा होगा कुछ प्रोज करके. तो प्रोज का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी राइटिंग, कोई भी लिखी हुई चीज़ जो पोएट्री नहीं हो. ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ. ऐसी कोई भी चीज़ जो कविता नहीं हो वो प्रोज है. तो आप बोलोगे मैम कि कोई ऐसे प्रोज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. निबंध प्रोज हो सकता है, स्पीच प्रोज हो सकती है. आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ वो प्रोज हो सकता है. कोई भी राइटिंग है ना, कोई भी राइटिंग प्रोज हो सकती है, पोइट्री यानी कविता के अलावा. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सत्यजीत राय जी की एक बुक थी, किताब थी जिसका नाम है आर फिल्म्स देयर फिल्म्स. उसमें से इस ऐसे को उठाया गया है. ही एग्जामाइंस द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स. उन्होंने जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है उसके नेचर को एग्जामिन किया और जो है उसमें से जो भी डिफेक्ट हैं, जो भी गलतियां हैं, उन्हें बताया है. ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट. और यह ना इन्हीं लोगों की वजह से एक्चुअली अब जो है ना हमारा सिनेमा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है. अच्छा, अब बोलते आप ये सोच रहे होगे कि मैम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सिनेमा पे पूरा लेसन आ गया. आप अपनी नॉर्मल लाइफ को देखो, जो फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, कितना ज़्यादा लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है. यानी फिल्म स्टार्स कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं आज. तो भाई हमारी काफ़ी सारी लाइफस्टाइल मूवियाँ देख के भी बदलती हैं, है ना. अच्छी मूवीज़ आएँ तो लोग अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगे, बुरी मूवीज़ आएंगी तो लोग वैसे बन जाएंगे. तो इसीलिए सिनेमा की क्वालिटी अच्छी होना काफ़ी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम में, कि हाँ यार पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. तो वैसे ही
जो सत्यजीत जी हैं भाई, वो भी काफ़ी क्रिटिकल थे कि हमारी फिल्म की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई जो है ना अपन को कमी नहीं करनी है। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे पूरे हमारे लेसन में। अब वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन है तो यहाँ पे हिंदी में हम ज़रूर लिखते हैं, लेकिन अगेन आप मुझसे पढ़ते आ रहे हो एंड इंग्लिश में जब भी रीड करूँ तो समझ जाया करो, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड मोर ओवर यू नीड टू राइट योर आंसर्स ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप हिंदी में तो लिख नहीं सकते, है ना। तो ये हिंदी है, रेफरेंस के लिए रखो, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो ये उन्हीं की कहानी है जो मैंने आपको क्लियरली बता दी है हिंदी में। तो आगे आते हैं, चलो। Now beginning with the actual lesson over here, so do keep your books panorama part 2 with you, और कोई भी ऐसे difficult words आते हैं तो उन्हें वहीं मार्क करके लिख देना। चलो भाई शुरुआत करते हैं लेसन की। One of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form। अब इसका मतलब क्या है देखो, one of the most significant phenomena, phenomena का मतलब क्या होता है, आप जब साइंस पढ़ते होगे तो आप देखते होगे ना सब्लिमेशन का फिनोमिना, इवेपोरेशन का फिनोमिना यानी भाप बन जाना, कैसे लिक्विड से भाप बन जाती है, उसे हम फिनोमिना कहते हैं। तो फिनोमिना का मतलब क्या होता है, अ फैक्ट और एन इवेंट इन द नेचर, नेचर में, कुदरत में या सोसाइटी में कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसा इवेंट होता है उसे हम फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। फिनोमिना एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल यानी बहुवचन वाला वर्ड है ये, इसका एक वचन क्या होता है, फिनोमिना। अब फिनोमिना बोलो मैम, सेम बात बोल दी आपने। एक्चुअली यहाँ पे बात क्या है, इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक ही करते हैं। इसे फिनोमिनन मत कहना कभी, इसे फिनोमिनन मत कहना, इसे भी फिनोमिना कहते हैं, इसे भी फिनोमिना, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ठीक है। चलो भाई, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना ऑफ अ टाइम, तो बता रहे हैं कि एक ऐसा इवेंट जो हमारे टाइम में रहा है, अपने टाइम की वो बात कर रहे हैं, अराउंड आप 20th सेंचुरी मान सकते हो, 1920 के टाइम की बात कर रहे हैं ये। तब के टाइम में जो है एक बहुत ही अलग टर्न आया है, और ये चीज़ चलो मैं तो आपको बता रही हूँ, आप जो है ना अपने मम्मी पापा या दादा दादी से कभी पूछना ये बातें, है ना, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि उस टाइम में ना सिनेमा का बहुत ही अलग टर्न आया था। मतलब वो टाइम की जनरेशन ऐसी जनरेशन रही है, उन्होंने बहुत अच्छा स्विच देखा है। जैसे आज अपन लोग हैं तो हमारे टाइम में भी ऐसा था कि भाई नॉर्मली सब डेवलप हो चुकी थी चीज़ें, सिनेमा काफ़ी अच्छा कर रहा था। लेकिन ये तब के टाइम की बात है जब सिनेमा जो है मैकेनिकल टॉय से, अब मेरी बात को समझना, मैकेनिकल टॉय यानी क्या होता है, टॉय यानी खिलौना। तो तुम्हारे घर में कोई खिलौना है, उसका इतना इंपॉर्टेंस थोड़ी ना होता है। खिलौने का मतलब क्या है, बस मज़े करने के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खिलौना, बच्चे टॉय से क्यों खेलेंगे, मज़े करने के लिए, मस्ती करनी है भाई। तो तब ऐसा चेंज आ रहा था कि जो फिल्में हैं, मूवीज़ हैं, उनको सिर्फ एक मैकेनिकल टॉय जैसा नहीं देखा जाता था। अब जो है चेंज आ गया है, उसे माना गया कि ये मोस्ट पोटेंट यानी पावरफुल एंड वर्सटाइल, यानी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ आप कवर कर सकते हो फिल्म्स में। यानी पहले जैसे बेटा अपन मान लो नृत्य हुआ, क्लासिकल डांस हुआ, म्यूज़िक हुआ, संगीत हुआ, आर्ट हुआ, इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। फिल्म्स को क्या समझा जाता था, ये तो मतलब एवं ही है, बस मजाक, हंसी मजाक के लिए है। लेकिन बाद में इस सेंचुरी में एक चेंज आने लगा कि नहीं यार, फिल्में बनाना आसान नहीं है यार, एक्टिंग करनी पड़ती है, आपको एक चीज़ नहीं है माँ, कितनी क्वालिटीज़ कवर करनी है। और तो और आप जो है फिल्म से एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। सो नाउ दिस टाइम वाज टर्निंग, टेबल्स वर टर्निंग, टाइम चेंज हो रहा था। उम्मीद करती हूँ ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया। वही हिंदी में दिया है, हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिनेमा का विकास है, जो एक खिलौने से बढ़कर आज एक मजबूत और अलग पहचान बना चुका है। ओके, चलिए आगे आते हैं। टुडे the cinema commands the respect according to any other form of creative expression. It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host of other arts, major and minor. It also combines the core logic of science. So यहाँ पे जो है वो सिनेमा के बारे में बता रहे हैं कि today the cinema commands a respect, यानी अगर आप कोई और क्रिएटिव चीज़ बोलो, जैसे पहले पोइट्री, कविताएं, लेखकों की कविताएं, कहानियाँ, है ना, ये सब माने जाते थे, लेकिन जो सिनेमा है वो भी सेम रिस्पेक्ट गेन करना चालू कर दिया था। और क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ है ये जो फिल्में हैं, ये कोई एक चीज़ नहीं है। अरे जैसे मैंने कहा म्यूज़िक है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट है तो म्यूज़िक ही होगा वहाँ पे, गाना, डांस है तो डांस है, लेकिन फिल्म्स में जो है हर टाइप का आर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है। जैसे पोइट्री हो गई, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, आप ड्रेसेस देख लो, ड्रेस डिज़ाइनिंग होती हैं,
मेकअप, आजकल तो भैया कितनी चीज़ें हैं, आजकल तो जो है ग्राफिक्स होते हैं, एआई हैं, वीएफएक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो यानी हर मेजर में जो है सिनेमा आगे बढ़ चुका है। एंड लास्ट लाइन बहुत ही प्यारी दी है भाई, इट ऑल्सो कंबाइंस द कोर लॉजिक ऑफ साइंस। कहीं ना कहीं साइंस का लॉजिक भी सिनेमा जो है अप्लाई करने लगा है, साइंटिफिक चीज़ों को भी लेने लगा है। एंड ये चीज़ आपको पहले टाइम तक मैक्सिमम हॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलती, लेकिन ग्लैडली अब जो है इंडियन सिनेमा में भी साइंस से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड है, खैर फिर भी मीनिंग बता दूं भाई मैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग। किसी भी चीज़ को बनाने का आर्ट एंड साइंस इज बेसिकली आर्किटेक्चर। ठीक है, चलो, आज सिनेमा दूसरे किसी कला से कम आदरणीय नहीं है। ये कविता, संगीत, चित्रकला, नाटक सभी जो है बड़ी छोटी चीज़ों के रूप में जोड़ता है ना, ये विज्ञान यानी साइंस को भी अपने साथ साथ जोड़ता है। चलो आगे आते हैं। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। ये सरप्राइज की बात है कि इंडिया ने भी है ना जो फिल्म का प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी टाइम में ले लिया था। और सोच रहे हो कि मैम कितना जल्दी, तो बेटा फर्स्ट जो शॉर्ट फिल्म बनी थी इंडिया में दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, इतना पहले, मतलब आज़ादी से भी इतना पहले जो है हमारी पहली शॉर्ट फिल्म बन चुकी थी। एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913। अच्छा, फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो जितना नॉलेज मुझे है भाई, ये जो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनी थी ये एक साइलेंट फिल्म थी, है ना, साइलेंट टाइप की फिल्म थी। और उसका हल्का सा इंस्टेंस यहाँ पे है, ऑल्दो ब्लैक एंड वाइट में है काफ़ी, है ना। तो साइलेंट फिल्म जो थी पहली वो थी पुराने टाइम की 1907 में। और फर्स्ट फीचर फिल्म बेसिकली आसान भाषा में बताऊं तो आज के टाइम में आप जैसी मूवियाँ देखते हो ना, मतलब इतनी डेवलप नहीं, लेकिन नॉर्मली मूवी चलती बोलती, मतलब लोग बोल रहे हैं, गाने वाने हो रहे हैं, डांस वांस हो रहा है, वो मूवी आई थी 1930 में। तो पहली नॉर्मल यानी शॉर्ट फिल्म जो बनी थी 1907 में आई थी, और फीचर फिल्म कब 1913 में। ओके, बाय द 20s इट हैज़ रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। बाय द 20s यानी 1920s में तो बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस ये ऑलरेडी बन चुकी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इट इज ईजी टू टेल द वर्ल्ड that film production in India is quantitatively second only to Hollywood, for that is a statistical fact. अब आती है इंपॉर्टेंट बातें, थोड़ी कंपैरिजन की बातें। ठीक है, यहाँ पे जो है हम दो चीज़ों की बात करेंगे। देखो ये मैंने अलग अलग पॉइंट्स में डाल के क्यों रखा है, ताकि मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ, लेसन में चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं। देखो क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात यहाँ पे अपन करेंगे। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। क्वालिटी यानी वो कैसी है चीज़ भाई, है ना। तो अब ये पैराग्राफ कहता है इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड को ये बताना काफ़ी आसान था कि हॉलीवुड जो है, यानी हॉलीवुड में मूवियाँ बनती हैं, है ना, फॉरेन में जो मूवियाँ बनती हैं वहाँ पे मूवियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, लेकिन इंडिया जो है सेकंड आता है मूवियाँ बनाने में। इंडिया जो है मतलब इतनी ज़्यादा मूवीज़ इंडिया भी बना पा रहा था। इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। मतलब यहाँ हॉलीवुड और बस नीचे ही बॉलीवुड। अच्छा बोलोगे मैम नीचे क्यों है भाई, अरे यार इंडिया उस टाइम पे अभी जो है डेवलप ही हो रहा था, डेवलपिंग कंट्री अपन मानते हैं, और उस टाइम में मतलब तुम हॉलीवुड के बाद आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, सो दैट इज़ अ बिग थिंग। मतलब इतनी सारी हम मूवीज़ बना रहे थे। पर ये कैसा फैक्ट है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। स्टैटिस्टिकल यानी क्या, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब एक्चुअल बात है समझो, ये तो क्वांटिटी की बात हो गई भाई कि इतनी मूवियाँ बना रहे हैं, अरे पर मूवी की क्वालिटी तो देखो तुम, बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। तो ये तो हमने क्वांटिटी की बात की कि पहले नंबर बहुत ज़्यादा मूवियाँ हॉलीवुड बना रहा है, दूसरा बॉलीवुड बना रहा है, लेकिन क्वालिटी का क्या भाई, वाई आर आर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड। अपनी मूवियाँ सिर्फ इंडिया में ही क्यों शो की जाती थी। कब की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है, ये अपने टाइम की बात कर रहे हैं, 1920 सबकी बात समझो तुम, है ना। तब क्यों नहीं बाहर दिखाई जाती थी अपनी मूवियाँ, और ये अपनी मूवियाँ जो बाहर दिखाने वाला कॉन्सेप्ट ना कुछ ही टाइम पहले आया है ना। इट इज़ सोली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। तो या तो बोल रहे हैं ऐसा है कि इंडिया जो है अपना खुद का ही मार्केट बना सकता है, क्योंकि वैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो मूवियाँ लग जाती है, हमारे ही लोग देखते हैं, पैसा बन जाता है। या तो एक रीज़न ये हो सकता है, या फिर थोड़ा मतलब कॉमेंट टाइप का ही, थोड़ा टॉन टाइप की बात है। और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स का, या तो ऐसा है कि हमारे मार्केट में ही हमारा काम चल जाता है, या दूसरी बात ये है आर वी प्लेन अशेम्ड, तो क्या हम शायद अपनी खुद की मूवियों से ही शर्म आती है हमें कि हम ये क्या दिखाएं बाहर,
है ना, हम इन मूवीज़ को क्या दिखाए बार, तो बोलो मैम ऐसी कैसी मूवीज़। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। इवन आज के टाइम में भी ऐसे काफ़ी सीरियल्स आते हैं जो काफ़ी ड्रामेटिक होते हैं, तो उन्हीं की बात यहाँ करी जा रही है। To anyone familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films, the answers must come easily. किसी को भी अगर उस टाइम का आइडिया हो कि अगर आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी और इंडियन मूवीज़ देखी हो, तो आपसे अगर कोई पूछे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो आराम से आंसर आपको पता चल जाएगा। लेट अस फेस द ट्रुथ। यही बात बहुत अच्छी थी राय जी की, उन्होंने जो है एक्चुअल फैक्ट पे बात लिखी है, कोई घुमा फिरा के या मक्खन मटर लगा के नहीं लिखा है भाई कुछ भी, उन्होंने सीधा कह दिया भाई लेट्स फेस द ट्रुथ, सही बात बता रहे हैं हम आपको। There has yet been no Indian film which could be acclaimed on all accounts. This is, ये अभी 2022, 2023 इन टाइम्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिंपली किसकी बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं उस टाइम में 1920s पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, कि अभी तक ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि यार बहुत ही बढ़िया हुई है। अक्लेम्ड का मतलब होता है अपलॉडेड, यानी जिसको इतनी प्रशंसा मिल सके हर तरफ से, चाहे तुम लॉजिक ले लो, चाहे तुम फिल्मिंग देख लो, एक्टिंग देख लो, हर टाइप की चीज़ देख लो, म्यूजिक देख लो, उन सब में ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसे प्रशंसा दी जा सके। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी। जहाँ पे दूसरी कंट्रियाँ जो हैं चीज़ें अचीव कर रही हैं, मतलब सक्सेस पा रही हैं, हम जो है सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलो बोलोगे ना मैम कोशिश करना बुरी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन दैट टू नॉट विथ ऑलवेज ऑनेस्टी, मतलब वो भी ईमानदारी से नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं अटेम्प्ट और फिर फेल हो रहे हैं, ईमानदारी से कोई भी अटेम्प्ट हमने आज तक नहीं किए हैं उसमें। अब ये देखो, नो डाउट दिस लैक ऑफ मेच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। लैक ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ के फुल डेवलपमेंट में आ गए। अब मेच्योरिटी मतलब ये नहीं कि आप बॉडी डेवलपमेंट का हो, ब्रेन डेवलपमेंट या किसी सेक्टर में मेच्योरिटी आना भाई। तो ये लैक ऑफ मेच्योरिटी बहुत सारे फैक्टर्स से है कि क्यों हमारा सिनेमा इतना जो है अच्छी मूवियाँ नहीं बना पा रहा है। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटाइटी, द मास which goes in for this sort of thing. The technicians will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions. So ये सब क्या है, ये blame game चल रहा है यहाँ पे, है ना। blame game का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारी जगह पे चलता है, चाहे तुम स्कूल प्रोजेक्ट बनाओ या कहीं पे हो, तुम बाहर जाओगे कभी बड़े होके जो है वर्क लाइफ में देखोगे, बिजनेस करोगे, ऑफिस में जाओगे, तो ये चलता है एक बहुत बड़ी चीज़, या घर में भी करते होगे शायद, है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम यानी क्या, खुद से नहीं हो पाया तो हम दूसरों पे इल्ज़ाम डालना चालू कर दें अपनी गलती ना मानते हुए। तो यहाँ भी यही कहानी है भाई। ये क्या है, ये मैच्योरिटी क्यों नहीं है। प्रोड्यूसर्स से तुम कहोगे तो वो कहेंगे कि अजीब सी ही तुमको बातें बताने लगेंगे कि यार ये वाली प्रॉब्लम है। तुम जो है किसको कहोगे, टेक्नीशियन को कहोगे तो बोला मेरे पास अच्छे टूल्स नहीं है, मुझे वो लाके दो भाई, फॉरेन में जो टूल्स मिलते हैं। और डायरेक्टर बोलेगा कि मेरे पास तो बहुत सारे आइडिया थे लेकिन सो एंड सो कंडीशंस की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब निचोड़ के मतलब ये है कि एक दूसरे को ब्लेम डाल देते, लैक ऑफ मेच्योरिटी थी, इतना डेवलप नहीं थे वो कि ना उस काम को सीरियसली ले सके कि सिनेमा कितना अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को, तो हम अच्छी मूवियाँ बनाएं। ठीक है, चलो। निसंदेह ये कमी बहुत तत्वों पर आधारित है। प्रायोजिक जवाब देते हैं कि हम सबके बारे में सोचना पड़ता है ना। मतलब क्या आप किसी से पूछोगे, आप किससे, मूवी प्रोड्यूसर से पूछो, है ना। प्रोड्यूसर कहेंगे कि हमें हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रोड्यूसर यानी जो मूवी में पैसा लगाता है। टेक्नीशियन औजार पर आरोप लगाते हैं। निर्देशक के मन में बहुत कुछ रहता है पर वो परिस्थितियों से बंधे रहते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये देते हैं ब्लेम्स। चलो, इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. So इंडिया में क्या है ना, ऐसा लगता था जो हम एक्चुअली में जो लॉजिक कंसेप्ट था, है ना, लॉजिक ड्रामेटिक पैटर्न था, वो यूजुअली मिसअंडरस्टूड यानी गलत फहमी हो जाती थी, वो समझ ही नहीं पाते थे उस चीज़ को। ठीक, भारत में ऐसा लगता है कि सिनेमा बनाने का व्यवस्थित तरीके जो पहले हुआ करता था अब गलत तरीके से उसे समझा जाता है। Often by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama. The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational. चलो, अब ये क्या, अच्छा मैं अगेन बता रही हूँ, ये काफ़ी पहले के टाइम की बातें हैं ना, अब तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं आ चुका है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, often by a queer process, strange process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama. अब
इन्होंने क्या किया, चीज़ों को अजीब तरीके से मिक्स कर दिया, समझ रहे हो, अजीब तरीके से। अब तुम पुराने टाइम की ना, इन टाइम्स के बीच के टाइम की तुम 70s 60s या 80s 90s तक भी कोई मूवी उठा के देख लो, कुछ भी चल रहा है, बोलो समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है यहाँ पे। यानी मेलोड्रामा, मेलोड्रामा क्या होता है, इमोशनल ड्रामा, जैसे देखो भाई सास बहू के सीरियल हैं, है ना, लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं, मतलब बहुत, मैं ये मानूंगी नेगेटिविटी वाला जो पॉइंट होता है ना, वो स्प्रेड कर रहे थे, नेगेटिविटी पॉइंट स्प्रेड कर रहे थे ये। और हर कुछ, यानी कहीं पे एक्शन चल रहा है तो वहाँ पे तुमने ड्रामा डाल दिया, रोना धोना डाल दिया, जैसे इंडियन मूवीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। बाहर की मूवियाँ कैसी होती है भाई, हम जब देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़, तो अगर मूवी किसी सुपर हीरो की है तो वो उसी पे सराउंड करेगी। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, सुपर हीरो की मूवी है तो उसमें भी वो क्या डाल देते हैं, रोमांस डाल देंगे, हीरोइन आ रही है, सास बहू आ गए, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाता है, तो हर चीज़ को जो है ना मिक्स कर दिया जाता था। द एनालॉजी विथ म्यूजिक, और इवन उस टाइम में ना म्यूजिक भी अच्छा फेल हो गया था उस टाइम में। अच्छा फेल यानी क्या, अच्छे से नहीं चल पाया। फेल कैसे हुआ, बोलो मैम इंडियन म्यूजिक तो बहुत बढ़िया है नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, मान लो तुम्हारी मूवी रिलीज हो रही है या कुछ होने वाला है, तो एंड मोमेंट पे वो म्यूजिक उसमें डाल देते थे। अब भाई चल रहा है एक्शन सीन, हीरो लड़ रहा है बढ़िया, और पीछे गाना ऐसा चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा चल रहा है जैसे तो कोई रो रहा हो भाई, या फिर जैसे दुख मना रहे हो। तो यानी म्यूजिक में भी ज़्यादा जो है हम चेंजेस या अच्छी चीज़ें नहीं कर पाए थे उस टाइम। ठीक है, चलो। Almost every phase of the American cinema has had its repercussion on the Indian films. Stories have been written based on Hollywood successes and the cliches preserved with care. Even where the story has been a genuinely Indian one, the background music has revealed an irrepressible penchant for the jazz idiom. अब इसका मतलब समझो, थोड़े खतरनाक वर्ड्स आए हैं लेकिन डरना नहीं, कुछ भी नहीं है, देखो बोलना क्या चाह रहे हैं। Almost every passing phase of the American cinema, हर पासिंग फेज जो अमेरिकन सिनेमा का रहा है, यानी हम हॉलीवुड वहाँ की मूवीज़ की बात कर रहे हैं, हैज़ इट्स रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, यानी नेगेटिव इफेक्ट किसका रहा है, इंडियन फिल्म्स का। जैसे भाई ऐसा है, स्टोरीज वहाँ पे कैसे बनाते थे कि हॉलीवुड की सक्सेस कैसे हुई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों पे स्टोरी बनाई जाती थी जो कि उस टाइम में बहुत फेमस थी लेकिन अब बोरिंग हो गई। इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये जो वर्ड है इसे ऐसे हिंदी में लिख देना, इसका प्रोनाउंसिएशन भूल जाओगे नहीं तो। कैसे बोलते हैं इसको, क्लीशे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वर्ड को, क्लीशे। क्लीशे का मतलब क्या होता है समझ लो, और बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, या आई थिंक आपने सुना होगा काफ़ी। क्लीशे का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने टाइम में बहुत फेमस थी, लेकिन अब उसको इतना देख लिया है ना कि बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं यार, तुम एक ही गाने को सुनते रहो बोर हो जाते हो। ऐसा नहीं तुम 10 साल पहले जो गाना सुनते थे उसको 10 साल से सुनते जा रहे हो, नहीं, नए गाने आते गए। हाँ, लेकिन अब नए गाने सुनोगे तो उनसे बोर हो जाओगे, फिर देन यू गो बैक टू द ओल्ड सॉन्ग। सो क्लीशे इज बेसिकली कि कोई चीज़ जो इतनी यूज़ हो चुकी है, इतनी जो है ना अपने टाइम में बहुत फेमस थी, लेकिन इतनी यूज़ हुई कि अब बोरिंग लगने लगी है। तो यही कहानी कुछ यहाँ चलती थी। प्रोनाउंसिएशन आई होप उच्चारण लिख लिया है, क्लीशे कहते हैं ऐसे। चलो, इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन, और कहीं अगर ऐसा हो कि कहानी जो है बहुत अच्छी एक इंडियन कहानी हो, तो द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवील्ड एन इररिप्रेसिबल पेंशेंट फॉर द जैज ईडियम। इररिप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल। पेंशेंट का मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो झुकाव होता है ना। पेंशेंट का मतलब होता है झुकाव फॉर द जैज इडियम। तो यानी अगर स्टोरी अच्छी हो, बिल्कुल इंडियन वाली हो, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसमें खेल लेता है अपना, वो जो है बिगड़ जाता है। ठीक है, चलो। हमेशा अमेरिकी फिल्मों का असर भारत पर पड़ता है। हॉलीवुड पर आधारित कई फिल्में बनी और उनके तत्वों को ठीक से रखा भी गया है, लेकिन कभी अगर कहानी भारतीय भी होती है तो उसके पीछे संगीत से वो असर दिखता है क्लियरली। ठीक है, चलो। It should be realized that the average American film is a bad model, if only because it depicts a way of life so utterly at variance with our own. अब बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो उस टाइम में एक टाइम ऐसा आया था, खैर आज का टाइम तो बहुत ही बढ़िया हो चुका है, क्योंकि हम जो है इंडियंस अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। चाहे हमारे लीडर्स हों, हमारे जो है आप कह सकते हो प्रेसिडेंट्स हो, प्राइम मिनिस्टर्स हों, अब जो है इंडिया के एक अलग ही नेम बन चुका है, ये हमें पता है। यानी हम इंडियंस खुद के होने में प्राउड करते हैं भाई, कि चाहे हमारे जो है लीडर्स अमेरिका में जा रहे हैं, कहीं इंग्लैंड जा रहे हैं, सो उनकी एक अलग नाम है। सो ये चीज़ तब के टाइम में क्या हुआ था, एक मिडिल टाइम ऐसा आया था आज़ादी के अराउंड का टाइम, तब ना अमेरिका या बाहर के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा हम अफेक्ट हो रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जो हम वहाँ से लेने लगे थे।
और अपना कल्चर भूलते जा रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है, देखो दूर के ढोल बहुत सुहावने दिखते हैं, तो हमें उस टाइम पे ऐसा था कि भाई अमेरिकन कल्चर लो, उनकी मूवियाँ बनाओ। लेकिन बहुत अच्छी बात कही है राय जी ने कि ये समझना चाहिए कोई भी आप एवरेज नॉर्मल अमेरिकन मूवी लो, वो कोई अच्छा मॉडल नहीं है मूवी बनाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बेटा अपन से बिल्कुल अलग है भाई। उनके यहाँ रिसोर्सेज की कमी रहती है। हम समझते हैं कि अमेरिका में पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मतलब बहुत सारी डिशेज़ वहीं से आई हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। लेकिन बेटा उनके यहाँ फ्रेश चीज़ों की कमी है ना। वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं। जैसे यूजुअली कॉमन से एग्जांपल है मटर होता है ना, फ्रोजन पीज आजकल काफ़ी चलने लगे हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास फ्रेश वेजीज नहीं होती हैं। वहाँ के, मैं एग्जैक्टली अमेरिका नहीं कह रही, मतलब अपन फॉरेन कंट्रीज कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो सब चीज़ें हैं, पर फिर भी हम उस ट्रेंड की तरफ क्यों झुकते हैं? तो यही बात यहाँ कही गई है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है और हम उनकी लाइफस्टाइल क्यों दिखाएं भाई अपनी मूवियों में, है कि नहीं? Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard Hollywood product, would be impossible to achieve under existing Indian conditions. और एक और चीज़ कही, अब तुम उनकी मूवियाँ वैसी दिखाना तो चाह रहे हो, लेकिन टेक्निकल पॉलिश, और ये हमें पता है अभी भी अमेरिका में जो ये रिसोर्सेज यूज़ करते हैं मूवीज़ के लिए, जो गैजेट्स ये यूज़ करते हैं, वीडियोस, कैमरास या फिर आप ग्राफिक्स कह सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के हैं। हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? एक पोजीशन, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। तो उस टाइम के लिए इंडिया में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये अचीव करना। सो व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस बट मोर इमेजिनेशन। बहुत ही प्यारी बात कही इनने। हम क्या है ना, हम सोच रहे थे कि हमें बेटर बनना है, तो हम सीधे कॉपी कर रहे थे, फोटो कॉपी नहीं। पर उनके पास अलग रिसोर्सेज हैं। हम क्या कर सकते थे, इंडियन सिनेमा को जो ज़रूरत थी ज़्यादा ग्लॉस की नहीं। ग्लॉस यानी यहाँ पे मतलब है चमक धमक। चमक धमक मतलब चमकीले कपड़े से मतलब नहीं है। चमक धमक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आप हॉलीवुड मूवी से मतलब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स देने हैं, बहुत ज़्यादा एनिमेशन देना है, नहीं। यहाँ पे ज़रूरत थी हमारी इमेजिनेशन की, मोर इंटेग्रिटी एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। यानी आपके पास जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ये सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं है बेटा, ये आपकी लाइफ के लिए भी है। आपके पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें ही जीना सीखो। मतलब हमें लगता है कि हमारे पास ये आ जाएगा तो हम ये कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। इस चीज़ को तो ना बड़ा क्रॉस लगा दूँ। आपके पास जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो वैसा ही इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, रोने से अच्छा है कि भाई हमारे पास ये नहीं है, या एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा जितने रिसोर्सेज हैं उसी में एक अच्छी अप्रोच लगाएं कि आप जो है अपने इंडियन कल्चर पे और सभ्य चीज़ें बनाओ। क्योंकि हमारा, चाहे आप रिलीजियस ले लो या इंडिया का कल्चर ले लो, बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो आप ये मूवियाँ बनाओ। जैसे उस टाइम में आप जो है लीडर्स पे मूवी बनाते है ना, आज़ादी के लीडर्स पे मूवी बना सकते थे, या फिर आप रिलीजियस ले सकते हो, कोई भी है ना, स्क्रिप्चर्स ले सकते हो, उन पे मूवीज़, मॉन्यूमेंट्स, मैनी मोर। मतलब जितनी बोलूँ ना उतनी कम है। तो यही कहना चाह रहे थे राय जी कि कॉपी करने से अच्छा है आप जो बिल्कुल उनकी चीज़ें चाहते हो वैसा ग्लॉस, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, तो जितनी चीज़ें हैं उसी में काम चलाओ भाई, और अच्छा काम चलाओ, ठीक है? इमेजिनेटिव बनो। क्लियर? चलिए, आफ्टर ऑल वी डू possess द प्राइमरी टूल्स और फिल्म मेकिंग। आफ्टर ऑल यानी हमारे पास प्राइमरी टूल्स तो है। अरे भाई मूवियाँ बन रही थी तो इतनी चीज़ें तो हैं जिससे हम एक अच्छी मूवी ज़रूर बना सकते हैं। The complaint of the technicians, notwithstanding mechanical devices such as the crane shot and the process shot are useful but by no means indispensable। मेरी बात को समझो। यहाँ पे जो टेक्नीशियंस कहते थे हमारे पास क्रेन नहीं है, यानी वो नहीं चलता हुआ सीन दिखता है, यानी कैमरा घूम रहा है, खैर आजकल तो सब है लेकिन उस टाइम में नहीं हुआ करता था। तो कहते थे मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि उनके बिना काम नहीं हो, है ना। हम कोई और ऑल्टरनेट ज़रूर निकाल सकते हैं। What our cinema needs above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema which we would be uniquely and recognizably Indian। मतलब ऐसी चीज़ें करो जिससे हम एक्चुअल में जो है इंडियन लगें बिल्कुल। सो इडियम वर्ड का मतलब यहाँ पे समझो, है ना, बोलोगे मैं बाकी तो समझ आ गया, इडियम थोड़ा बता दो। इडियम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इंग्लिश में, है ना। इडियम क्या होता है मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ। एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। इडियम, चलो ये हिंदी वर्ड लिखूंगी तो समझ जाओगे। अच्छा मैम आप ये कहना चाह रहे हो, ये क्या लिखा है मैंने हिंदी में? मैंने लिखा है मुहावरे। तो हिंदी में मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में इडियम होते हैं। तो हिंदी में मुहावरे, जैसे चलो मैंने लिखा, क्या मुहावरा लिखूं मैं? 9 2 11 हो जाना। लिखती नहीं हूँ, बोल देती हूँ, हिंदी कौन लिखेगा। चलो 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाना का एक्चुअल मतलब अगर मैं बताऊँ तो 9, हिंदी में लिख देती हूँ, 9 2 11 हो जाना।
चलो अब जरा मुझे इसके हर एक शब्द का मतलब बताना। 9, 2, 11 हो गए, यानी 9 है, कोई डिजिट 9 है, वो क्या हो गया, वो 11 हो गया। 9 था है ना पहले, और वो 11 हो गया। एक्चुअल मतलब तो ये है। हंसोगे, बोलोगे पलक मैम को पता ही नहीं है। मैम 9, 2, 11 हो जाने का मतलब ये है मुहावरे में कि भग जाना, है ना। जैसे ही पुलिस को देख के चोर जो है 9, 2, 11 हो गया, भग गया, तो ये क्या है, एक मुहावरा है। तो वैसे ही इडियम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एक्चुअल वर्ड्स का मतलब कुछ अलग है, लेकिन पूरा अगर मैं कहूँ तो उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। सो मतलब समझ रहे हो। तो ये जो है हमारी मूवीज में इडियम्स की ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स की ऐसी बढ़िया सी स्टोरी बनाओ जो कह कुछ और रही है लेकिन कहना कुछ और चाहती है ना। तो इस टाइप की क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है, और ऐसे यूनिकनेस लाओ। यूनिक मतलब क्या होता है, अलग। हमें कॉपी नहीं करना है, ऐसा लगे कि मतलब लोग पहचाने ये इंडियन सिनेमा है। इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी सो यू कैन से वेरी प्राउडली कि दिस इज इंडियन मूवी। ओके, चलो। The majority of our films are replete with such visual dissonances. मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, मेजॉरिटी का मतलब होता है हमारी ज़्यादातर फिल्में जो है रिप्लीट यानी होल्डिंग मच विद सच विजुअल डेसोनेंसेस। डेसोनेंस का एक्चुअल मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी अमंग म्यूजिकल नोट्स। तो म्यूजिकल नोट्स के साथ साथ विजुअल का मतलब क्या होता है, आंखों से देखना। तो इन दोनों चीज़ों की जो है ना हमारे में कमी थी उस टाइम में। But the truly Indian film should steer clear of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspects of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground blend into a harmonious whole. यानी इन सब चीज़ों को छोड़ के, इन सब इनकन्सिस्टेंसीज को छोड़ के हमें और सिंपल वे में अप्रोच करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार कि डिफ़िकल्ट रास्ता पकड़ने से जो है अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर किसी चीज़ में आपको सिंपल रास्ता मिलता है, सिंपल एंड स्मार्ट वे से भी आप चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही कहा, कितना आगे मत जाओ। तुम इंडिया को देख लो यार, पूरे इंडिया को, कितनी बेसिक चीज़ें हैं। तुम एक जो है किसी स्टेट पे लेके मूवी बना सकते हो, बढ़िया है ना। आपने यूपी ले लिया, बिहार ले लिया, वहाँ का कल्चर ले लिया, राजस्थान ले लिया, कल्चर पे मूवी बनाओ, लोगों पे मूवी बनाओ। आप जो है ड्रेस को कंसिडर करो, उसमें काफ़ी सारी सिंपल चीज़ों से भी जो है हम अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हमारी ज़्यादातर फिल्में अलग अलग धुनों के संगीत से भरी हुई हैं, लेकिन सच्ची भारतीय फिल्मों को सच्ची ज़िंदगी, सच्चा रहन सहन, बातचीत का तरीका सही तरीके से मिलाकर देखना चाहिए। यानी सिर्फ गानों से ही नहीं, धुनों से ही नहीं, हमें जो है अपनी जो सोच है इंडियन, हमारा जो सबसे बेहतर माना जाता है, हमारे जो संस्कार बोलते हैं हम, है ना, इंडियन कल्चर से बहुत ही बेसिक चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं ना मेहमान भगवान होता है, यूजुअली कहा जाता है, इज़न्ट इट। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अब जब बाहर की कंट्रीज़ में जाओगे ना तो यही आपको बड़ी लगती है। जैसे मेहमान नवाजी, जैसे हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, जो इंडिया में होती है वो शायद आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। सो दीज आर द थिंग्स कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को जो है हमारी मूवीज़ में डालना चाहिए। It is only in a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification. तो बोला है कि हम चाह रहे हैं इंडियन सिनेमा कैसे बच सकता है, आपको जो है एक ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन यानी बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल को बहुत ही सिंप्लीफाई करना है, उसे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। और बोला एट प्रेजेंट इट वुड अपीयर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, और अभी हमें लग रहा है कि ये जैसी सिनेमा चल रही है, प्रिवेलिंग यानी एग्जिस्टिंग सिनेमा है, तो कहीं ना कहीं मुझे मुश्किल लगता है कि ये सिंप्लीफिकेशन होगा भी या नहीं। हमें पूर्णतः साधारण होना होगा, इसी से भारतीय फिल्म की छाप बची रहेगी। इतना हाय शाय, इतना गाना, इतना जो है ना अपन आइटम डांस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चमक धमक हो रहे हैं, और ओवर एक्स्ट्रा चीज़ें जो बढ़ा दी गई हैं। एक्स्ट्रा की बात मैं करूँ, है ना, अब एक्शन है मूवी में तो उसको हद से ज़्यादा बढ़ा दिया, है ना। जैसे एक्शन है तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा जो है खून मार खूट रख दी और लोग एक दूसरे को ही मारे जा रहे हैं, तो वो नहीं। बोला थोड़ा हमें आके वापस से जो है ना हमारा इंडियन कल्चर कितना सभ्य है उस पर आना होगा। आज ऐसा लगता है कि सब कुछ इसके विपरीत ही है। ओके, स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिकेट प्लानिंग, sometimes even without a shooting script, pensioned the convolutions of plot and counterplot rather than the strong, simple, unidirectional narrative. The practice of sandwiching musical numbers in the most unlyrical situations, the habit of shooting indoors in a country which is all landscape, and at all time when all other countries are turning to the documentary for inspiration, all these stand in the way of evolution of a distinctive style. बोलोगे मैम इतना बड़ा पैराग्राफ, घबराओ नहीं, बोला कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आया यहाँ पे, इतना लंबा ये पैराग्राफ है, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं समझो।
स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन, यानी अब बता रहे हैं जैसे कि क्या गलतियां करते थे। किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया विदाउट एडिकेट प्लानिंग। देखो प्लानिंग हर चीज़ की बहुत सही है, आगे जाके रिजल्ट जो भी हो भले, है ना, हमें ये नहीं करना है कि प्लान किया तो नहीं हुआ, नहीं, एटलीस्ट आपके दिमाग में एक प्लानिंग रहनी चाहिए, सोच के रखना चाहिए कि ये चीज़ हम यहाँ शूट करेंगे, म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए। समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, कभी कभार तो स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी, कहते उसी वक्त बना लेते हैं, चलो अभी तो बहुत चेंज आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम में ठीक है, ये सोच लिया तो ये कर दिया। प्लानिंग भी पूरी नहीं करी कि कौन सा सीन कहाँ शूट करना है, कौन से एक्टर्स चाहिए इसके लिए। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब सिंपल होता है झुकाव, यानी किसकी तरफ झुकाव होना, है ना, इंक्लाइन होना। तो झुकाव फॉर यानी पेंचेंट फॉर कॉन्वोल्यूशंस। कॉन्वोल्यूशंस वही बात वही हो गई कि ट्विस्ट हो रहा है प्लॉट का। प्लॉट का ट्विस्ट यानी क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा कहानी को घुमाना, है ना, कि इसने इसको धोखा दिया, उसने उसको धोखा दिया, या फिर एंड मोमेंट पे आके कहानी बदल देना, है ना, बार बार नहीं नहीं चलो ऐसा प्लॉट रखेंगे, नहीं नहीं चलो वैसा प्लॉट रखेंगे, ठीक है। रादर देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नरेटिव, एक ही बार में पूरा प्लॉट ढंग से नहीं बताना। प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस, हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री, यानी जो है आपका म्यूज़िक है, म्यूज़िकल नंबर्स को भी जो है अनलिरिकल सिचुएशन में डालना कि ऐसा कोई लिरिक्स ही नहीं बन पाए उस पर, या फिर जो है बहुत ही ज़्यादा इंडोर शूट करना, अंदर ही अंदर शूटिंग कर लेना कि यहीं शूटिंग ख़त्म कर देते हैं। क्या करते थे कि कहीं और जाने से अच्छा है वो पीछे स्क्रीन लगा देते थे, है ना, ऐसे चलती हुई स्क्रीन, और उस पर शूट कर देना। अरे इसमें क्वालिटी कैसे आएगी, जब आप एक्चुअल में उस जगह पे जाओगे तो फ़र्क पड़ता है ना, या फिर आप पीछे एक स्क्रीन लगा दोगे और उसमें जो है मोशन चल रहा है मूवी का, तो वो सब चीज़ें जो है काफ़ी इफेक्टिव नहीं बनाती थी, है ना। एंड एट अ टाइम व्हेन ऑल द अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, हम जो है ये अजीब सी चीज़ें कर रहे थे ड्रामा वाली और ये सब चीज़ें, और दूसरी जो है कंट्रीज वो किसकी तरफ मूव ऑन कर रही थी, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री यानी क्या, जैसे भाई आप ले लो सचिन तेंदुलकर की डॉक्यूमेंट्री हो गई, या फिर गांधी जी की डॉक्यूमेंट्री हो गई, इन सब की तरफ वो मूव ऑन कर रहे थे कि लोगों की जाने कहानियाँ, और हम जो है ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों से जो है ना, ऑल दे स्टैंड इन द वे ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, यानी हम जो है अपने आप को चेंज करने वाले थे सिनेमा को, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक रुकावट थी फॉर अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। डिस्टिंक्टिव यानी कैसे हम बाकी सबसे अलग बने, ये सब चीज़ें उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही थी, यानी इस वजह से हम एवोल्यूट यानी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस सब का मतलब यही है। इसको क्विकली से हिंदी में पढ़ लेते हैं। बिना सही प्लानिंग के परियोजना शुरू करना, कभी बिना कहानी के ही आगे बढ़ना, कभी कुछ प्लॉट पे प्लॉट बदल देना, बिना निर्देशन कहानी सुनाना, संगीत को फालतू में ही जोड़ना तोड़ना, घर के अंदर ही सारी शूटिंग करना। दूसरे देश जब प्रेरणा के लिए डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तब हम इन सब के कारण जो है एक अलग पहचान नहीं बना पा रहे थे। ओके, चलो। There have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films. फिर उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं there have been rare glimpses, कुछ ऐसी झलक देखने को मिली है। rare यानी काफ़ी कम, glimpses यानी झलक, किसकी, of an enlightened approach। enlightened यानी किसी चीज़ से आगे बढ़ के, एकदम जो है ना ज्ञान वाली, एकदम आपको जो है चकमका देने वाली, एकदम आत्मज्ञान वैसे एनलाइटमेंट का मतलब होता है, लेकिन यहाँ एनलाइटमेंट का मतलब है जागृति देना किसी चीज़ की। कौन सी अप्रोच, इन अ हैंडफुल ऑफ अ रीसेंट फिल्म। हैंडफुल यानी कुछ ऐसी अभी की मूवियों में मुझे देखने को मिला है। राय जी अपने टाइम में बता रहे थे। आईपीटीए की मूवी थी धरती के लाल, is an instance of a strong simple theme put over with style, honesty and technical competence। यानी धरती के लाल ये रही है मूवी, यहाँ पे मैंने आपका इसका पोस्टर भी लगाया है उस टाइम में, चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ। तो उस मूवी में उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जो आपका थीम बहुत सिंपल था, लेकिन आपने उसमें बहुत सुंदर सी स्टाइल डाली है, ऑनेस्टी डाली है एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी क्या, कहीं ना कहीं वो कम्पीट कर सकता है, रेस में आ सकता है, इतनी अच्छी टेक्निकल जो है उन्होंने यूज़ की होगी, उनकी टेक्निकल टीम ने जो है अच्छा काम किया है। एंड दूसरे उन्होंने बताया है शंकर्स कल्पना, शंकर जी की कल्पना होगी मूवी कोई, एंड इनएमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोज अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिंग मूवमेंट एंड अ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल। तो ये कल्पना जो है, इनएमिटेबल यानी टू गुड टू बी कॉपीड बाय समवन, ये काफ़ी अच्छा है वर्ड। इनएमिटेबल यानी हम किसी की कॉपी तो करते हैं, लेकिन कोई चीज़ इतनी अच्छी हो ना, तुम चाह कर भी उसकी कॉपी नहीं कर सकते। जैसे किसी का कोई स्टाइल होता है, मान लो यार आसान सा सिंपल सा बताती हूँ, मतलब मेरा फेवरेट ही एक्टर है भाई शाहरुख खान, है ना। शाहरुख खान की वो स्टाइल है, वो ऐसे करते हैं, तो यार उनके जैसा ना ऐसे हाथ कोई भी नहीं कर सकता। या फिर किसी एक्टर की कोई एक्टिंग हो, जैसे पहले के टाइम में एक्टर्स रहे राजेश खन्ना होए, तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि आप चाह कर भी उन्हें कॉपी नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यही शंकर जी की जो कल्पना थी वो बहुत ही एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था और उसमें उन्होंने अपने ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से शो किया है। तो एंड में राय जी थोड़ा बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रिसेंट फिल्म्स में अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं एंड वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी जो है ये सिलसिला बना रहेगा। The raw material of this cinema is life itself. It is incredible that a country which has inspired so much painting, music and poetry should fail to move the filmmakers. He has only to keep his eyes open and his ears. Let him do so. तो ये एंडिंग नोट पे इन्होंने कहा है रॉ मटेरियल यानी क्या, सिनेमा का बेस क्या हो सकता है, उसके लिए आप पूरा कंटेंट कहाँ से दे सकते हो, लाइफ, जिंदगी से ही। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है यार जहाँ पे कल्चर ट्रेडिशन की कमी नहीं है। म्यूजिक, पोएट्री, आर्ट, आर्टिस्ट दुनिया भर में इंडियंस फैले हुए हैं और हमारा कल्चर, तो यानी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्यों ना मूवीज़ भी आगे बढ़ें। मूवीज़ यानी फिल्म मेकर्स के लिए पूरा मौका है कि वो इन सभी टैलेंट, कल्चर, ट्रेडिशन को सही जगह यूज करके काफी ज्यादा जो है प्रोग्रेस कर सके। तो बोला ही हैज ओनली टू कीप हिज आइज ओपन, यानी फिल्म मेकर्स के लिए कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उन्हें ये करने दो और आगे बढ़ने दो। तो एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूडिंग नोट से जो है उन्होंने इस चैप्टर को एंड किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हुए हैं तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि जो है मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। फिर से बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। मेरे लेफ्ट साइड पे आपको सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी दोनों मीडियम में हमारा चैनल है। और कनेक्टेड रहना चाहते हो तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल कनेक्टेड रहना। सी यू ऑल इन दी अपकमिंग सेशन। अपकमिंग सेशन में हम देखेंगे इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर। सो स्टे ट्यून टिल देन, गुड बाय।